अब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। पहले हमने पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी एंड इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, क्योंकि इकोनॉमी स्टेबल कब होगी, जब प्राइस स्टेबल रहेंगे, यानी कि जो प्राइजेस में फ्लक्चुएशन नहीं रहेगा और एक्सचेंज रेट जो है हमारी करेंसी की वो भी क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। किसके बानिस्बत, किसके कंपैरेटिवली, इंटरनेशनल करेंसी के। अब बात आती है मॉनेटरी पॉलिसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वहाँ इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन था, बात आती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस हम ये जब फर्स्ट टाइम कोई भी रिगार्डिंग मनी या रिगार्डिंग इकोनॉमी पढ़ते हैं तो हमने एक साइकिल पढ़ा था कि इंडिकेटर्स होते हैं हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। क्या इंडिकेटर्स होते हैं? जीडीपी इंक्रीज़ हो रहा है, नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो रही है और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो रही है। और जो पर कैपिटा इनकम मींस हर एक फैक्टर और प्रोडक्शन के पास क्या है, जो हमारा जो लेबर है या एंटरप्रेन्योर जो भी है, तो वो चाहे उसका सैलरी है, वेजेस, कमीशन, तो वो प्रति व्यक्ति आय, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की जो आय बनी, इनकम बनी, उसका एक पोर्शन क्या जाएगा, कंजप्शन के अंदर जाएगा। एक पोर्शन कहाँ जाएगा, हमने बात की थी टैक्स के अंदर जाएगा, जो सरकार के पास जाएगा। एक पोर्शन कहाँ जाएगा, वो सेविंग्स के अंदर जाएगा। और सेविंग्स जो की जाएंगी वो बैंक्स के अंदर की जाएंगी, या फर्दर हम यूँ कह सकते हैं कि जो सेविंग की जाती है वो फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए की जाती है, ताकि हमारा जो मनी है वो पैसा बढ़ता रहे। वो पैसा जाता कहाँ है? बैंक्स में जाता है, स्टॉक मार्केट के अंदर जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट के अंदर पैसा जाता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अंदर जाता है, पोस्ट ऑफिस के अंदर जाता है, तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके, शेयर्स एंड डिबेंचर्स हैं, उसके अंदर जाता है। तो वो अब वहाँ से जो फंड्स रेज करते हैं, या तो बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो फंड्स रेज करेगा, वो कौन रेज करेगा? कॉरपोरेट रेज करेगी, या अपने जो है वो डेट्स रेज करेगी, या मतलब लोन बोरोइंग्स करेगी, मार्केट से ही बोरोइंग्स करेगी। नहीं तो वो क्या करेगी, अपने शेयर्स वगैरह या कोई भी इंस्ट्रूमेंट से वो इशू करके जिसके अंदर जो है लोग इन्वेस्ट करेंगे पैसा, तो उनके पास पैसा आएगा। और उस पैसे को वो क्या करेगी, वो फैक्टर्स और प्रोडक्शंस को अपॉइंट लाकर उनसे प्रोडक्शन कराएगी। वो फिर प्रोडक्शन जो है वो क्या बनेगा, वो प्रोडक्शन ही तो क्या बनेगा, आपका जीडीपी बनेगा। फर्दर वो साइकिल फिर रिपीट होती जाएगी, मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो एक साल के अंदर डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर बनेगी। और फिर फर्दर, क्योंकि हम वैल्यू फिर जो हमने बात की थी वो सेलेबल वैल्यू होगी, तो वो फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के पास वो फैक्टर इनकम्स जाएंगी, वो साइकिल चलती रहेगी। तो उसी तरह से फिर नेशनल इनकम फिर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम होता जाएगा। तो सेविंग्स तो वही जो है पैटर्न चलता रहेगा। तो इट मीन्स इकोनॉमी डेवलप कर रही है, ये चीज़ हमने पहले पढ़ी थी। अब हम बात करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कैसे हेल्प करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। उन इंडिकेटर्स को एक तरह से कैपिटल पर कैपिटा इनकम बढ़ती रहे, नेशनल इनकम बढ़ती रहे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेव करते रहें। डेवलपमेंट तो तभी होगी ना जब पैसा मार्केट के अंदर आएगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी कैसे हेल्प करती है? कहते मॉनेटरी पॉलिसी में also play some part in accelerating development by influencing the supply and uses of credit, combating inflation and maintaining balance of payment equilibrium। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है डेवलपमेंट को बढ़ाने का। कैसे? जब वो मनी की सप्लाई को प्रभावित करती है। मनी की सप्लाई को प्रभावित करती है तो क्या होता है, लोगों के पास पैसा होता है, वो फर्दर क्या करते हैं, फिर डिमांड क्रिएट करते हैं। तो डिमांड क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, आपका वही प्रोडक्शन जो फैक्टर रियल फ्लो होगा। रियल फ्लो मीन्स कि डिमांड क्रिएट हो रही है तो जो पैसा है वो लोगों के पास गया, तो उसके बदले में वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे, और जितना पैसा मार्केट में जाएगा फर्दर फिर और प्रोडक्शन होगा, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और इन्वॉल्व होंगे, उनके बदले में उनको फिर नेशनल जो है फैक्टर इनकम मिलेगी। और फिर फर्दर वो जो फैक्टर इनकम मिलेगी वो फिर वो सेविंग में जाएगी, कुछ कंजप्शन के अंदर जाएगी, तो वो साइकिल चलती रहेगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी
डेवलपमेंट तो बढ़ाती है बाय इन्फ्लुएंसिंग द सप्लाई एंड यूसेस ऑफ क्रेडिट, कम्बैटिंग, और इसी तरह से क्या करती है वो इन्फ्लेशन को कर्व करने में हेल्प करती है। और पीछे हम जो पढ़ चुके हैं सारा का सारा कि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी इक्वेट करती है, यानी कि जब आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या हो जाता है वो जो है मतलब इंपोर्ट ग्रेटर देन नहीं रहता है एक्सपोर्ट से, तो वो भी क्या एक टाइम से एक इक्वेशन के अंदर आ जाता है। आफ्टर डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट हो जाती है, अचीव्स मोमेंटम, इफेक्टिव monetary policy is also necessary to provide an elastic credit supply which can facilitate the expansion in trade and population। तो जब डेवलपमेंट होती रहती है, एक अच्छा मोमेंटम प्राप्त होता है, एक अच्छा पेस प्राप्त होता है, स्पीड प्राप्त होती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी अगर एक अच्छी है, वो बहुत ज़रूरत है एक अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी की, ताकि एक क्रेडिट सप्लाई को क्या किया जा सके, एक क्रेडिट सप्लाई को एक बहुत ही फ्लेक्सिबल रखा जा सके, जिससे क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, प्रोडक्शन एंड सर्विसेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होगा, और काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा इकॉनमी के लिए। और क्योंकि अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी है तो क्या होगा, आपका लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स करेंगे, कंजप्शन नहीं करेंगे। जब हम बात कर रहे थे कि बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाता है तो मार्केट में मनी सप्लाई कम जाती है, तो वो डिमांड कम करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा सेव करते हैं। पैसा सेव करेंगे तो क्या होगा, आपका सेविंग आएगी, इन्वेस्टमेंट के तौर पर आएगी, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, उससे फिर टेक्नोलॉजी का भी इम्प्रूवमेंट होगा, तो वो और फर्दर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता रहेगा। तो चाहे आपके इंस्ट्रूमेंट्स को एक तरह से इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल फॉर्म में किया जाए, या हम बात करें उसको फ्लेक्सिबल कर दिया जाए, दोनों ही तरीके से क्या होगा कि आपकी जो इकॉनमी है वो क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगी। यानी पैसा सेविंग के फॉर्म में भी रहकर मार्केट में इन्वेस्टमेंट में फॉर्म में आना ज़रूरी है, यानी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों के अंदर अपना पैसा डालें, खाते खुलवा के पैसा डालें, कि इकॉनमी पैसों से ही तो बढ़ेगी ना। और वो भी ज़रूरी है कि लोगों के पास इन टर्म्स ऑफ बोरोइंग्स जो है वो पैसा क्रेडिट सप्लाई आए, ताकि डिमांड भी क्रिएट हो जाए। तो दोनों ही तरीके ज़रूरी है कि कंजप्शन भी ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा क्या नहीं करना, एक तरह से कंट्रोल्ड भी नहीं रखने मनी को। तो वो सेविंग आ रही है तो वो भी इन्वेस्टमेंट के तौर पर जा रही है, और कंजप्शन हो रहा है तो वो डिमांड बन रही है। तो वो दोनों ही साथ साथ क्या है, चलते रहेंगे, जब एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आना बहुत ज़रूरी है। तो अब कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड करता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि जितना पूंजी लगा रखी है उस पूंजी को और बढ़ाना। एक कॉर्पोरेट ने पूंजी लगा रखी है, और पूंजी बढ़ाएगा, एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ और खोलेगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, तो वो कैसे हो पाएगी, जब क्या होगा, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएगी, लोग और ज़्यादा क्या करेंगे, जो है मनी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर पैसा को डालेंगे। एक तरह से हम कहते हैं ना, इंजेक्शंस लगा दीजिए, जो है लोग पैसा डालेंगे, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट बनेगी। तो इसीलिए पैसा डालेंगे तो पूंजी और बढ़ती जाएगी, और फिर फर्दर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, फुलर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी आती जाएगी, और फैक्ट्री इनकम उनको अच्छी मिलेगी, तो वो क्या है, गुड्स और उनकी बिक्री भी होती रहेगी, प्राइस भी क्या है, स्टेबल रहेंगे। तो सेविंग्स कैपिटल फॉर्मेशन के लिए भी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। तो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यानी इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाने के लिए चीप मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए, और ऑल पॉसिबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी शुड बी यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टू गिव इट प्रॉपर डायरेक्शन। यानी कि मनी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, बहुत ये उसको महंगा ना कर दिया जाए, उसको सस्ता कर दिया जाए, ऐसा होना चाहिए। और सारे मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स को इस तरह से यूज़ करना चाहिए कि जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होगी, इन्वेस्टमेंट की रेट क्या है, ज़्यादा हो, ताकि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट के तौर पर मार्केट के अंदर डाल रहे हैं, उनको जो रिटर्न है वो ज़्यादा अच्छे मिले। और इससे क्या होगा, पैसा मार्केट के अंदर आएगा, और पैसा फिर कॉर्पोरेट्स के पास प्रोडक्शन के अंदर जाएगा, और उद्योग लगेंगे,
सेविंग्स मस्ट प्रिसीड इन्वेस्टमेंट, तो सेविंग क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगी। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं, तो टू हेल्प इंक्रीज सेविंग इन द कंट्री देयर शुड बी, तो होना क्या चाहिए अगर सेविंग ज़्यादा कंट्री के अंदर कब होंगी, जब आपका बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा सुदृढ़ होएगा। अब फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट्स हाउ मॉनेटरी पॉलिसी फैसिलिटेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने मेन बात यही की थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या आएगा कि सेविंग्स को मोबिलाइज करना, मीन्स पर कैपिटा इनकम अंडर डेवलप कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा थोड़ी होती है, तो अब इनकम थोड़ी है तो सेविंग भी थोड़ी होगी, इसीलिए आपकी जो लिमिटेड सेविंग्स पोटेंशियल इज़ नॉट फुली यू एक्चुअलाइज्ड फॉर वांट ऑफ, अब जितनी इनकम थोड़ी है लोग सारा कंजप्शन में लेके जाएंगे तो सेविंग करेंगे क्या, और क्योंकि सारा का सारा पैसा तो वो क्या है कंजप्शन के अंदर है, फैमिलीज बहुत बड़ी बड़ी हैं, इसीलिए जितना ज़्यादा इनकम में बढ़ोतरी होगी लोगों की, मतलब डेवलपमेंट जितना ज़्यादा होता जाएगा, इट मीन्स लोगों के पास पैसा पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाएगी, तो पॉसिबिलिटी क्या रहेगी कि इंक्रीज, तो लोग जब पैसा इनकम बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, कंजप्शन भी किस हद तक कर लेंगे, तो अगर बैंकिंग फैसिलिटी नहीं होंगी तो वो सेविंग्स कैसे करेंगे, इसीलिए ज़रूरी है कि बैंकिंग फैसिलिटीज़ का होना, ताकि मोबिलाइज़ किया जा सके, मतलब जो सेविंग्स हैं वो घर तक ना सीमित रखें, नहीं तो अनप्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए लगा देंगे, वो बैंकों में डालेंगे, उनसे ब्याज मिलेगा, तो जो जहाँ पे रिटर्न नहीं मिल रहा और जहाँ पर रिटर्न मिल रहा है वहाँ से मोबिलाइजेशन, ट्रांसफ़र ऑफ द सरप्लस जो लोगों के पास है टू द प्लेस ऑफ वेयर द अमाउंट मनी इज़ नीडेड फॉर बेटर पर्पस। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो सेविंग्स कैसे इंक्रीज़ होगी एक कंट्री के अंदर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करना, बैंकिंग सिस्टम नहीं था तो समस्या थी, जितना अच्छा बैंकिंग सिस्टम सुदृढ़ होगा, आज के टाइम पे तो महिला बैंक्स खुल चुके हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स खुल चुके हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स खुल चुके हैं, रूरल एरियाज़ के अंदर भी आपकी पब्लिक एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ खुल चुकी हैं, तो रूरल आपके जो है नाबार्ड, जो आपका रूरल बैंक्स के RRBs खुल चुके हैं, इससे क्या होगा आपकी जो रूरल एरिया में जो लोग सेविंग्स करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ जाएंगी, आपकी बैंकों के अंदर आएंगी, तो बैंकिंग सिस्टम का सुदृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। मॉनेटरी पॉलिसी कैन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू द ग्रोथ ऑफ, अब जितने ज़्यादा अच्छा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ज़्यादा होंगे, सुदृढ़ होंगे, जैसे हमारा SBI, हर जगह पर बैंक का तो एक चेन बहुत बढ़िया जाल बन चुका है, तो जितने अच्छा बैंकिंग सिस्टम होगा ये इंस्टीट्यूशन जो क्या करेंगे, हेल्प मोबिलाइज पोटेंशियल सेविंग, तो सेविंग्स भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगी और सक्षम होगी इकॉनमी सेविंग्स को करने में, उस सेक्टर बैंकिंग सेक्टर के अंदर लाने में ये इंस्टीट्यूशन, और मींस चैनलाइज होगा सेविंग्स प्रोडक्टिव, और प्रोडक्टिव एरिया के अंदर जो है वो सारी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के तौर पर जाएंगी। अट्रैक्टिव स्कीम्स फॉर सेविंग्स, सेंट्रल बैंक को बैंक्स तो बनाना ही है, उनको सुदृढ़ भी करना है और गांव-गांव तक पहुंचाने, और पहुंच भी रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक्स भी बन रहे हैं, हर तरह के NBFCs हर तरह से बन रही हैं, इवन जो मनरेगा का जो स्कीम के अंदर पैसा भी मिलता था, अब उनकी वहाँ पर भी क्या है, सोचा जा रहा था कि उसके अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लाएंगे ताकि वहाँ गड़बड़ी ना हो, तो अब खातों के अंदर पैसा आता है, कैश के अंदर एम्बेजलमेंट के चांसेस ज़्यादा होते थे, जो पर्सन सुपरवाइजर उनको पेमेंट प्रोवाइड करता था, तो अब क्या है, तो बैंक्स का सुदृढ़ होना बहुत ज़रूरी है, उससे सेविंग्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगी, लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम भी यही चलाए गए थे, जनधन योजना भी इसलिए चलाई गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्या है मार्केट बैंकिंग सिस्टम के अंदर आए, जितना पैसा आएगा उतना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। सेविंग्स की स्कीम्स, तरह तरह के अकाउंट सेविंग बैंक्स हैं, डिपॉजिट स्कीम्स, वो जो है जितनी ज़्यादा सेंट्रल बैंक बोलेगा कमर्शियल बैंक्स को कि डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज बनाई जाएँ स्कीम्स की और अकाउंट्स की, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा जो है, इवन बच्चे तक भी क्या है वो सेविंग्स को क्या करें बैंकिंग सेक्टर के अंदर लाए। आज के टाइम पे बच्चों को भी इंक्लूड किया गया कि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन, पैसों के प्रति उनकी जो अवेयरनेस है, वो किस तरह से मार्केट में पैसा काम करता है, उसको बहुत जल्दी वो अवेयरनेस होनी चाहिए। डिपॉजिट इंश्योरेंस, बैंकिंग के अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बने लोगों का, तो
जो इंश्योरेंस डिपॉजिट के ऊपर जो एक सेफ्टी इंश्योरेंस स्कीम है वो भी इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए, ताकि आपकी जो डिमांड डिपॉजिट्स और टर्म डिपॉजिट्स किए गए हैं वो और ज़्यादा से ज़्यादा हों। इससे क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन भी है वो बहुत अच्छे से होगा। नेक्स्ट आता है कैपिटल फॉर्मेशन। पहले तो हमने क्या पढ़ा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस किस तरीके से होगा, जब लोगों के पास सेविंग्स जो हैं, जब जितना ज़्यादा अच्छी इनकम बढ़ रही है तो सेविंग्स को वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर लेकर आ रहे हैं, तो एक ये तरीका है। और वो बैंकिंग सेक्टर से पैसा फिर फर्दर क्या है, इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेशन में जा रहा है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। दूसरा बात आती है कैपिटल फॉर्मेशन की। कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो कैसे प्रमोट किया जा सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कैसे इन्वेस्टमेंट्स को, कैपिटल को और बढ़ा सकती है। चीप मनी पॉलिसी एनकरेज इन्वेस्टमेंट। अब सीधी सी बात है, इन्वेस्टर्स को एनकरेज किया जाए कि वो बोरो करे इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट से लोअर रेट के ऊपर। एंड व्हेन द कमर्शियल बैंक्स एंड यानी कैपिटल फॉर्मेशन, अगर वो बोरो करेंगे इन्वेस्टमेंट्स पर्पसेस के लिए, जब वो मार्केट रेट लो होती है तब वो क्या करें, इन्वेस्टर्स वहाँ से इन्वेस्टमेंट वो बोरो करें, यानी कैपिटल फॉर्मेशन को और अपनी कॉर्पोरेट के अंदर इतना पैसा लगा रखा है पूंजी, उस पूंजी को और बढ़ाने के लिए। तो जब भी मार्केट रेट कम होता है वो और ज़्यादा पैसा बोरो करें उसके अंदर बैंकिंग सेक्टर से। और इसलिए क्या किया जाता है, इसलिए आपका जो बैंक रेट जब जो लो होती है उसका ये बेनिफिट होता है कि और पूंजी जो है वो कॉर्पोरेट्स की क्या रहेगी, जो पैसा प्रोडक्शन के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर होगा, तो मार्केट में जो क्या रहेगा, जीडीपी ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो प्लस एंड व्हेन द कमर्शियल बैंक्स आर एनकरेज्ड बाय सेंट्रल बैंक्स टू एक्सपैंड दियर क्रेडिट लिमिट बाय लोअरिंग दियर कैश रिजर्व रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो। हम पहले भी ये बात पढ़ चुके हैं कि जब बैंक रेट सेंट्रल बैंक द्वारा जो चार्ज किया जाता है, जब कमर्शियल बैंक लोन लेता है सेंट्रल बैंक से, तो और मार्केट रेट वो क्या करता है, हायर कम कर देता है। जब बैंक रेट कम पे पैसा उसे कम मिलेगा तो कमर्शियल बैंक भी मार्केट में पैसा क्या देगा, कम रेट के ऊपर ही पैसा देगा। तो जब भी कम रेट के ऊपर पैसा मिल रहा है तो इन्वेस्टर्स क्या है, बोरो कर ले और अपने में पैसा लगा दे अपने काम के अंदर। और जब भी कमर्शियल बैंक को भी इनकरेज किया जाना चाहिए या जाता है कि जब सेंट्रल बैंक सीआरआर एसएलआर कम करे तो वो भी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंडिंग है, क्रेडिट क्रिएशन प्रोवाइड करे मार्केट के अंदर, जिससे क्या होगा, जो कैपिटल फॉर्मेशन होगा कॉर्पोरेट्स के पास जो है वो जीडीपी बढ़ाने के लिए और पैसा जो है, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट इज़ फैसिलिटेटेड, इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा अच्छी होगी जब स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि इंडस्ट्रियल बैंक्स, एग्रीकल्चर बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट्स और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो इस तरह के स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाना भी बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेप, अच्छा स्टेप है या अच्छा स्टेप होगा, किसके लिए, इकॉनमी के डेवलपमेंट के लिए। और ख़ासकर और इतने डिफरेंट सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, क्योंकि ये हमारे क्या जाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा सर्विस सेक्टर के अंदर आता है, बैंकिंग सेक्टर हमारा सारा ही जो है टेरिटरी सेक्टर के अंदर आता है। तो डिफरेंट प्राइमरी है चाहे सेकेंडरी है चाहे टेरिटरी है, एक्सपोर्ट हमारा सर्विस नहीं, आपका प्रोडक्शन दोनों के अंदर ही आपका आता है। तो आपका चाहे प्राइमरी चाहे सेकेंडरी चाहे टेरिटरी है, उन तीनों ही सेक्टर्स के अंदर जो रिक्वायरमेंट हैं फाइनेंस की, उसके लिए अलग अलग तरीके के पर्पस को पूरा करने वाले अलग अलग तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे, तो ही क्या होगा, अच्छा से कैपिटल फॉर्मेशन होगा, पूंजी और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा प्रोडक्शन जीडीपी क्या है ग्रोथ हो पाएगी, जितना ज़्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके उसको प्रोसेस करके आपका क्या है प्रोडक्शन किया जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज का। अब क्या कहते हैं, और मीडियम लॉन्ग टर्म लोन्स जो हैं वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर प्रोवाइड किए जाएंगे स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा। प्राइस स्टेबिलिटी कहते हैं, हम बात करते हैं कि
और क्या ज़रूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सस्टेन्ड ग्रोथ रिक्वायर्स प्राइस स्टेबिलिटी, ग्रोथ को बिल्कुल लगातार बढ़ाए रखना, तो क्या ज़रूरी है कि प्राइस को स्टेबल करना है, यानी कि इन्फ्लेशन सिचुएशन ना आए। तो उसके अंदर जो है, और अगर हम बात करें मोडेस्ट, जितना भी प्राइस थोड़ा भी बढ़ता है ना, इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट बट अ गैलोपिंग राइज, थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ना चल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइस राइज होता है तो उससे क्या हो जाता है, वो बहुत दिक्कत हो जाती है आपकी इकॉनमी के लिए। लेकिन घटते हुए जो प्राइस हैं वो क्या है, वो इकॉनमी को डिप्रेशन की स्टेट के अंदर डाल देते हैं, वो भी प्रोसेस, जो ग्रोथ की प्रोसेस है उसके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं एडवर्सली। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बहुत क्रूशल रोल प्ले करती है इन्फ्लेशन और मंदी और महंगाई के अंदर। तो इन्फ्लेशन के अंदर क्या किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चलाता है, सेंट्रल बैंक, तो वहाँ पर एग्रीगेट डिमांड के ऊपर क्या है, कंट्रोल लगाया जाता है। और डिफ्लेशन के अंदर क्या किया जाता है, एग्रीगेट डिमांड जो है आपकी उसके अंदर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जाता है, क्रेडिट क्रिएट करके मंदी को ठीक किया जाता है। मनी सप्लाई बढ़ाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी हुई है, जब प्राइस बढ़े हुए हैं तो वहाँ पर एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए क्रेडिट सप्लाई जो मार्केट के अंदर उसको क्या किया जा सकता, उसको किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, कम किया जाता है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हम पीछे पड़ चुके हैं, नीचे CRR SLR हम सब पीछे पड़ चुके हैं कि जैसे इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी सिचुएशन आती है तो महंगाई को रोकना है तो क्रेडिट सप्लाई को मार्केट के अंदर क्या करना पड़ेगा, वो कम करना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके, ताकि लोगों के पास पैसा मार्केट में कम जाएगा तो क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट कम होगा, बोरोइंग्स भी महंगी हो जाएंगी, तो आपकी एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई उस वक्त प्रिवेलिंग सिनेरियो में चल रही होगी वो एक तरह से इक्विलिब्रियम में आएगी और प्राइस स्टेबल हो जाएंगी। और अगर मंदी की सिचुएशन है तो क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेट जो प्राइस हैं, जो क्रेडिट क्रिएशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, रेट्स को लोअर डाउन करके, जिस बोरोइंग्स जो सस्ती हो जाएंगी, पैसा मार्केट के अंदर जाएगा तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड, लोग और डिमांड करेंगे तो सप्लाई जो बहुत सस्ते रेट्स पे चीज़ें मिल रही थी अब उनकी डिमांड बढ़ेगी, तो वो भी क्या है, सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड एक इक्वेशन के फॉर्मेट में आएंगे और प्राइस भी एक अच्छे लेवल पर क्या है, एक नॉर्मल न्यूट्रल लेवल के ऊपर रेज हो सकेंगे, तो जो बनाने वाला है उसको भी कोई लॉस नहीं होगा। तो फैक्टर जहाँ से आ रहे हैं उनको भी उतना जो शेयर है वो फैक्टर्स प्रोवाइड करने का वो सब क्या है, अवेलेबल हो जाएगा। अब बात आती है यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस कैपेसिटी। कहते हैं एक्सेस कैपेसिटी या आइडल कैपेसिटी इज़ अ रेकरिंग फिनोमेना इन ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स। कहते हैं अगर यानी कि कैपेसिटी अगर मान लो 100% कैपेसिटी पे काम कर सकते हैं, लेकिन काम सपोज कर रहे हैं 80% पे, तो इट मीन्स यानी कई बार क्या होता है कि काम कर ही नहीं, आइडल बैठे हैं, यानी कि 20% जो कैपेसिटी वो तो वेस्टेज हो रही है ना, है ना। तो अगर काम हो रहा है तो जो भी कैपेसिटी के ऊपर एक ऑप्टिमम कैपेसिटी पे काम कर सकते हैं वहाँ नहीं हो रहा, तो इट मीन्स एक्सेस कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन जो आइडल में एक तरह से कॉस्ट ही बढ़ रही है तो उसका यूटिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। कहता है आप देखो, इट ट्रिगर्स अनएम्प्लॉयमेंट, इससे क्या हो रहा है, एक तरह से बेरोज़गारी ही बढ़ती है, एंड ड्राइव्स द इकोनॉमी इनटू अ लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। मींस कि जैसे हम बात करते हैं कि बेरोज़गारी, अगर कैपेसिटी ज़रूरत से ज़्यादा लोग एक जगह पर रखे हुए हैं, ये उससे क्या हो रहा है, एक तरह से आपका जो है काम नहीं हो पा रहा है, या हम बात करें डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो मीन्स कैपेसिटी लोग जहाँ काम कर रहे हैं 4 वहाँ रखे हुए हैं 6, तो इससे क्या हो रहा है, आपका अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, इससे अनएम्प्लॉयमेंट ही हो रही है। लोग कमाने वाले 4 है, खाने वाले 6 हैं, तो वो लोग इकोनॉमी के अंदर काम कर सकते थे, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट होती है और इससे क्या हो जाएगा, एक लोअर लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप हो जाएगा। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो आने थे मार्केट के अंदर काम करने के लिए वो तो आ ही नहीं रहे ना। इट मीन्स एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है आपकी, अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन तो रहेगी, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन आ ही नहीं पाएगी। तो इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है
ब्रेकिंग द ट्रैप थ्रू एनहांस मनी सप्लाई। तो अगर मनी सप्लाई को वो बढ़ा देती है, रेट क्रिएशन होगा तो क्या होगा, सस्ता रेट होगा तो कंजप्शन के लिए तो पैसा जाएगा ही जाएगा, प्लस में प्रोडक्शन के लिए भी पैसा जाएगा। तो प्रोडक्शन के लिए पैसा जाएगा, कोई उद्योग भी सस्ता अपना लगा सकता है, वहाँ पर भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगी, या जो प्रोड्यूसर्स हैं जो पैसा बोरोविंग कर रहे हैं वो और एक्सपेंशन के लिए लेबरर्स को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, उनको रेम्यूनरेशन देंगे। तो उस तरह से भी क्या है, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी उन लोगों की। ठीक है, तो मीन्स सस्ता क्रेडिट होगा, कंजप्शन बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जिससे वो बोरो कर पाएंगे और उसको क्या कराएंगे, प्रोडक्शन के अंदर पैसा लगा पाएंगे जब पैसा अवेलेबल होगा, उधार जो होगा अवेलेबल होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉब्लम क्या आ जाती है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, खासकर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। हम इंडिया या बांग्लादेश इनकी बात करें, फ़िलहाल तो हमारा जो इकॉनमी है वो अच्छा डेवलप कर रहा है। तो प्रॉब्लम क्या आती है, कहते हैं हमारा अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट। कहते हैं कि देखिए इंडिया जैसी जो कंट्री है वो हमारी मार्केट जो खास तरह से ऑर्गेनाइज नहीं है उतनी, वो दो पार्ट्स में बढ़ती हुई है। वन पार्ट इंक्लूड्स इंडिजीनियस बैंकर, मतलब कि जो मनी लैंडर्स है, साहूकार हो गए, गुजराती श्रॉफ्स हो गए, जहाँ पर मतलब वो बैंकिंग सिस्टम नहीं है जो एज़ पर शेड्यूल एज़ पर एक्ट चल रहा हो, वो हम एक तरह से नकली या एक तरह से ऐसी फाइनेंसर से पैसा लेते हैं। ये समस्या बहुत ज़्यादा है और सबसे बड़ा उनका जाल बहुत ऐसा है जहाँ पर अगर पैसा लिया तो वो उनको बहुत क्या है, बहुत बुरी तरह से परेशान तक किया। तो ये भी नहीं पता कि पैसा जो प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, वो सोर्स ही क्या है प्रॉपरली, कि बैंकिंग से ले रहे हैं तो वो लीगल सोर्स है, वो सोर्स ही सही नहीं होता। तो इंडिजीनियस बैंकर जो हैं, जो ट्रेडिशनल सिस्टम जो चला आ रहा है, वो सेंट्रल बैंक की जुरिडिक्शन के अंदर आते नहीं है, उनके ऊपर सेंट्रल बैंक का कंट्रोल ही नहीं है। अब कोई भी वो टॉर्चर कर रहे हैं, अब्यूज़िव तरीके से जो है वो लेंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो जो उनकी वो क्या है, अब जो पैसा लेने वाले वो तो फंस गया उनके हाथ से, है ना। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा ऑर्गेनाइज्ड जो है वो मनी मार्केट नहीं है। ठीक है, इसलिए और मॉनेटरी पॉलिसी भी लागू नहीं होती है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पर कि बैंकिंग सिस्टम है तो सही, हमें लगता है कि सामने है, बट वो बहुत बड़ा तबका है जो वो बैंकिंग सिस्टम के अंदर नहीं जाता, कि उनको सिस्टम ही नहीं पता। अनपढ़ हैं लोग, पढ़े लिखे नहीं हैं, लिटरेट नहीं है, तो उनको सिस्टम कोई स्कीम का पता ही नहीं है। तो वो रिलाई किसके ऊपर करते हैं, जो चालाक एक अनऑर्गेनाइज मार्केट के अंदर जो फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है उसके ऊपर। नॉन मोनेटाइज सेक्टर, अब हम बात करें कि इसमें क्या है, आपका अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर नॉन मोनेटाइजेशन सेक्टर जो है, मोनेटाइज सेक्टर इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। इस सेक्टर के अंदर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, यानी कि जो बार्टर वाला सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं कुछ इलाकों में भी चलता है आपका। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि जहाँ पर जब सिस्टम ऑफ फाइनेंस ही नहीं काम कर रहा, बैंकिंग सिस्टम जो है, जो गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन है वो मनी के फॉर्मेट में ना होकर गुड्स की फॉर्मेट में हो रहा है, जब मनी ही टर्म्स के अंदर नहीं है, एक्सचेंज की टर्म्स में, वहाँ समस्या हो जाती है। तो वहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कितना एक रूट लेवल तक तो काम कर ही नहीं पाती है। लेस इंपॉर्टेंस ऑफ डिमांड डिपॉजिट। अब कहते हैं कि जो बहुत बड़ा पार्ट करेंसी का है ना, वो लोग जो है वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर तो लेकर नहीं आते, क्योंकि बहुत लोगों को सेविंग इन्वेस्टमेंट्स का नहीं पता होता, चाहे कितने फिनेंशियल इंक्लूजन के प्रोग्राम्स आ जाएं। तो वो क्या करते हैं, करेंसी को लोगों के पास ही सेव है, अपने घरों पे पड़ी है पैसा जो है, अ लिटिल पोर्शन, थोड़ा ही पोर्शन बैंकों के अंदर रखा जाता है डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म के अंदर। तो इससे क्या हो जाता है, एज सच मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल और ऑपरेटिव इन अ वेरी लिमिटेड, इट मीन्स बहुत ही थोड़े क्षेत्र तक क्रेडिट कंट्रोल का जो सिस्टम है, वो मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा जो सिस्टम बनाया गया है इकॉनमी के अंदर, वो बहुत थोड़े एरिया तक, जो खासकर पढ़े लिखे लोग या शहरों के अंदर या जो एक सेमी अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ तक ही आपका एप्लीकेबल है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो अपने घरों के अंदर पैसा रखते हैं रादर देन बैंकिंग सिस्टम के अंदर लाने से। ब्लैक मनी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये क्या होते हैं, लाइक सट्टेबाजारी के लिए, या अगर हम बात करें कि ब्लैक मनी जो है कुछ पॉलिटिकल या इकोनॉमिक फैक्टर्स के पर्पस से बहुत बड़ी क्वांटिटी है वो जो है काला धन रखा जाता है,
तो स्पेकुलेशन पर्पस के लिए, सट्टेबाजारी के लिए, ब्लैक मनी होर्डिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा काला धन जो है वो, जिसका कोई एक लीगल जो है पीछे कुछ भी कागजी कार्रवाई नहीं है, तो वो पैसा कभी बैंकिंग सेक्टर के अंदर नहीं आ पाता, चाहे कितना भी डिमोनेटाइजेशन कर ले, वो अंदर खाते क्या है उसको लीगल करा लिया उसको, तो बहुत सोशल करप्शन का सिस्टम है, तो वो ब्लैक मनी भी पैसा बैंकिंग सेक्टर में नहीं आ पाता। तो वो मॉनेटरी पॉलिसी भी चाहे कितना डिमोनेटाइजेशन कर ले, कुछ कर ले, वो काम पूरा, वो जो पर्पस है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो पूरा नहीं हो पाता इन जैसी कंट्री के, हमारी जैसी कंट्री के अंदर एक बड़े लेवल के ऊपर, क्योंकि जो एरिया आ रहा है इस सिस्टम के अंदर, अर्बन या सेमी अर्बन, ये बहुत थोड़ा एरिया आ रहा है, हम उन सेक्टर्स को तो देख ही नहीं पाते जहाँ पर ये बैंकिंग सिस्टम की अवेयरनेस नहीं है या लाया ही नहीं जाता उसके अंदर, क्योंकि एक जो सोर्स ऑफ पैसा जहाँ से आ रहा है करेंसी, वो बहुत बड़े सोर्स से एक बहुतायत में पैसा आ रहा है, तो वो बैंकिंग में लाएंगे ही नहीं। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है? कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग है is resorted on a large scale in underdeveloped countries because deficit financing measures of the monetary policy contraction and reduction in the raise of money supply becomes inoperative। डेफिसिट फाइनेंसिंग होता क्या है कि सरकार कई बार क्या करती है, जब वो फंड्स रेज करती है आपके बैंकिंग सेक्टर से अनाउंस, और उसको क्या लगाती है किसके अंदर, वेलफेयर के लिए या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग सरकार ही कर रही है। मींस जहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट आ रहा है, जहाँ तो क्योंकि पैसा जो है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की सेंस हम बेसिकली बात करेंगे उसकी नहीं, इट मीन्स आपके जो गवर्नमेंट के रिवेन्यूज़, नॉट बैलेंस ऑफ पेमेंट, गवर्नमेंट के रिवेन्यूज़ जो है वो एक्सपेंडिचर से कम है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो इट मीन्स अब खर्चा ज़्यादा हो रहा है, खर्चा ज़्यादा कहाँ होगा, ऑब्वियस ही बात है अनप्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए ज़्यादा हो रहा है खर्चा, इट मीन्स अब अनप्रोडक्टिव पर्पज़ से सोशल वेलफेयर हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, या पैसा जाता है आपका जो आपका युद्ध के अंदर पैसा जा रहा है, तो ये वाला जो सोशल वेलफेयर सब्सिडीज़ के अंदर पैसे जाना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ जाती है, जब सरकार इसको और बढ़ा देती है बाय वे ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, कि पैसा तो वैसे भी लॉस के अंदर चल रहा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहे हैं, सरकार और लोगों के वेलफेयर पर्पस के लिए वो पैसा और बोरो करके प्रोवाइड कर रही है, तो उससे क्या होता है, वो भी बहुत बड़ा रोल है, जिससे क्या हो जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी का जो पर्पस था कि हमें क्रेडिट क्रिएशन को रोकना है, क्रेडिट क्रिएशन कैसे रुकेगा जब गवर्नमेंट जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग कर रही है। अब तो इससे क्या होता है, जो कंट्रोल करना था मनी सप्लाई को वो हो ही नहीं पाता, डेफिसिट फाइनेंसिंग इंक्रीज़ कर देती है मनी सप्लाई को, जिससे उसका जो पर्पस है वो न्यूलीफाई हो जाता है, जो मॉनेटरी मेजर्स लिए गए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ केप्ट लोअर, जितना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर रखा जाता है। गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो इन फेवर ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट को लोअर रखा जाए, ताकि मॉनेटरी पॉलिसी का जो बर्डन है वो क्या है आपका, कीप इट्स बर्डन ऑफ पब्लिक डेब्ट टू द मिनिमम, ताकि जो है डेब्ट का बर्डन जो है वो कम हो। हालांकि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा तो क्या हो जाता है, हालांकि ड्यू टू लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉरेन कैपिटल इज़ नॉट अट्रैक्टेड टू द कंट्री। हम कह तो रहे हैं कि ओवर रेट ऑफ इंटरेस्ट रखो, तो डोमेस्टिक वाले भी क्या करेंगे, बोरो करेंगे और कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे, और फॉरेन नेशंस भी क्या हैं यहाँ पर क्या करेंगे आपका और एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जो है अपना जो है इस तरह से अपना प्रोडक्शन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पर जो है वो उनको सस्ता पड़ेगा। लेकिन हो नहीं पाता ऐसा, क्योंकि बहुत डिफरेंट जो हैं वो भी काफ़ी जो फैक्टर्स हैं काम करते हैं, इसीलिए दे हैव टू रेज द रेट ऑफ फॉरेन कैपिटल इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस टू अंडर कंट्रीज़। तो फॉरेन कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए उनको बढ़ाना पड़ता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ताकि फॉरेन कैपिटल को इंक्रीज़ किया जा सके। तो अब क्या कहता है, बट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एडवर्सली इफेक्ट, लेकिन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट करते तो यहाँ डोमेस्टिक वाले क्या है इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट आता है इलिटरेसी एंड लेस डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग। इलिटरेसी, लोग अवेयर नहीं है, डेवलपमेंट जो बैंकिंग है वो भी क्या है आपका, वो भी काफ़ी डेवलप्ड नहीं है।
आपका बैंकिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है लोगों की भी, और इस वजह से क्या है बैंकिंग जो है वो बहुत लंबे एरिया जो क्षेत्र तक उतना गहरे रूप तक जो है दूर दराज तक भी क्या है इतना अफेक्ट नहीं पड़ा है मॉनेटरी पॉलिसी का कि बैंकिंग का जो एक स्कोप है वो बढ़ सके, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे हमारे NBFCs होते हैं, LIC है, GIC, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गए, कहते हैं ये बनाए गए हैं आपके, तो ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट जो है वो काफ़ी ख़त्म करते हैं कि पैसा बैंकिंग सेक्टर में तो जाए लेकिन इनमें भी पैसा बहुत ज़्यादा जाने लग जाता है।